अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि मुल्क में पहली आईनी अदालत बाकायदा तौर पर वजूद में आ चुकी है और इस सिलसिले में अब हल्फ बर्दारी भी हो चुकी है। जो इसके सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उनसे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ लिया और उनकी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब है उसमें अफवाज पाकिस्तान के कमांडर्स यानी कि जो उनके सरबराहान हैं वो भी शरीक हुए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म, वुज़रा और चीफ जस्टिस साहब याह्या अफरीदी साहब वो भी शरीक हुए। तो इस हलफ बर्दारी के बाद फिर एक और हलफ बर्दारी मुनक़िद हुई और ये हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनक़िद हुई, जहाँ पर जो बाकी इस आईनी अदालत के मुजाविज़ा जजेस थे, बल्कि मुजाविज़ा तो नहीं, अब मुकर्ररा जजेस कहना चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन इनका बाकायदा जारी हो चुका है, तो उन्होंने भी हलफ उठा लिया। तो इब्तदाई तौर पर 4 जजेस ने अभी हलफ उठाया है, जबकि मज़ीद जजेस जो हैं कुछ रोज़ में हलफ उठा लेंगे। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक फुल कोर्ट मीटिंग भी थी, उसका अहवाल भी आपको बताएंगे और ये भी कि जजेस के हवाले से तैयारी तो पहले ही की जा चुकी थी। एक लिस्ट मौजूद थी कि कौन कौन से जजेस जो हैं वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इस निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं या इसके मफादात के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। तो उन जजेस की लिस्ट पहले से तैयार थी। अब दुनिया न्यूज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये बता दिया गया है कि कौन से जजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र के लिए अपनी बैग की पैकिंग करके रख लें, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ सुहेल आफरीदी के लिए जी चैलेंज अब मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ड्रोन अटैक हुए हैं, एक बाजौड़ में और एक तीरा में। जो बाजौड़ का अटैक है उसमें एक मस्जिद शहीद हो गई है मुबैना तौर पर, जबकि एक जो वादी तीरा में अटैक हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर शादी की कोई तकरीब जारी थी जहाँ के ऊपर अटैक हुआ और उसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। तो सुहेल आफरीदी के लिए क्या चैलेंजेस मुंह खोले खड़े हैं, जबकि आज पहला कैबिनेट का इजलास भी है, तो इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा अदलिया के महाज से ही ख़बरें इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं एक ऐसे जज जिनको क्या कहा जाए, जिन्होंने कभी, मेरा ख्याल है ये जो एक यानी मिलिट्री ट्रायल्स वाला फ़ैसला, उसके अलावा उनके रिकॉर्ड पर कोई बड़ा आईनी फ़ैसला है ही नहीं है, कोई आईनी मुकदमा है ही नहीं है। उनको बहरहाल चुन लिया गया है कि जी वही आईनी अदालत के सरबराह होंगे और वही उसके चीफ जस्टिस होंगे, जिसके लिए उनके लिए हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक़िद की गई और फिर उनकी हलफ बर्दारी भी हो गई बाकायदा तौर पर। तो उन्होंने हलफ उठा लिया जी नई अदालत का। इसके साथ साथ उनके साथ काम करने के लिए मज़ीद 4 जजेस जो हैं उन्होंने हलफ उठा लिए हैं, जिनसे हलफ जो हैं वो ख़ुद अमीनुद्दीन साहब ने लिए। इन जजेस में आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कौन कौन से शामिल हैं जजेस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस अली बाकिर निजवी साहब इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि जो जजेस आपने इब्तदाई तौर पर इस आईनी अदालत के लिए मुंतखब किए हैं, ये वो जजेस हैं जो कि लास्ट में बिल्कुल अपॉइंट हुए हैं, यानी 26वीं तरमीम के बाद जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से ये सीनियरिटी में अगर आप देखें तो ये सबसे जूनियर जजेस हैं जिनको उठा के आपने आईनी अदालत में लगा दिया है। मतलब आमिर फारूक साहब, आपको पता है ये भी अभी रिसेंटली आए थे, ये 21वें नंबर के जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। अली बाकिर नजफी साहब जो हैं ये साहब 23वें नंबर के जज हैं। और ये जो दोनों जजेस हैं इनको आप ख़ासतौर पर अली बाकिर नजफी साहब की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाना था तो उस वक्त ये सीनियरिटी में थे, लेकिन इनके नाम को ड्रॉप किया गया। ये कहा गया कि जी ये इस मनसब के लिए फ़िट नहीं है और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को 3रे नंबर से उठाकर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया था, आपको याद होगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जज जिसके बारे में आपकी राय ये थी कि इसको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, उसी जज को अगली मर्तबा आपने ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जगह दी, बल्कि उसके साथ साथ आपने उसको आईनी अदालत का भी जज बना दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो आईनी तौर पर अगर स्ट्रॉन्ग जजेस में आप देखें कि भाई आईनी तौर पर आईनी फैसले देने वाले जजेस कौन से हैं, कौन से ऐसे जजेस हैं जिन्होंने आईनी मुकदमात सुने हैं, कौन से ऐसे जजेस हैं जिनके बिहाफ के ऊपर, जिनके क्रेडिट के ऊपर जो है वो बड़े अहम आईनी कोई फैसले हैं, तो अगर आपकी नीयत सही होती तो आप फिर ये सोचते।
लेकिन चूंकि नीयत तो ये है नहीं कि भाई कोई आइन का भला करना है या कोई हमने काबिल और मेरिट के ऊपर जजेस जो हैं वो तैनात करने, तो आपने चुन के जूनियर तरीन जजेस जो हैं वो इस आइनी अदालत में बिठाए हैं। और उसके साथ आप ये भी देख रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जनाब ये तमाम वो जजेस हों जो आपके खिलाफ किसी भी तरह किसी फैसला देने के बारे में सोचें भी ना। इसके साथ साथ जनाब एक जज साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट से तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी भी जो यानी खिदमात हैं उनमें ये शामिल है कि ये निगरान वज़ीर आला भी रहे हैं और इसके साथ साथ ये साहब जो हैं वो लापता अफराद के कमीशन के सरबराह भी हैं। तो लापता अफराद के कमीशन के सरबराह तो फिर आपको पता है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि कौन हो सकते हैं, तो उनको भी लाया जा रहा है। फिर के आगा साहब जो हैं ये सिंध हाई कोर्ट से लाए जा रहे हैं। इनके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये पीपल्स पार्टी के बड़े आँख का तारा हैं, तो उनको भी यहाँ पे स्पेशली लाया जा रहा है। तो इस तरह से हर जज जो है एक एक सूबे से निकाला गया। जस्टिस रोज़ी खान साहब जो हैं वो बलूचिस्तान से आ रहे हैं। इनमें से कुछ जजेस ने हलफ उठा लिए, कुछ जजेस जो हैं वो अभी पहले मरहले में उन्होंने हलफ नहीं उठाया। ख़ास तौर पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के बारे में भी ये खबर आ रही थी कि उन्हें भी कहा गया है कि जी आपने हलफ उठाना है, लेकिन उन्होंने खुद ही माजरत कर ली। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, कल भी उनके बारे में खबर आई थी कि उनकी तबीयत शायद अदालत के अंदर ही ख़राब हो गई थी और फिर उन्हें रेस्ट के लिए कहा गया था। आपको याद होगा पिछले साल उनका बाईपास ऑपरेशन भी हुआ था और फिर उनकी तबीयत जो है वो नासाज रहने की वजह से काफ़ी अर्सा जो मुख्तलिफ आइनी पिटिशंस थी उससे वो एब्सेंट रही थी। तो बहरहाल मुसर्रत हिलाली साहिबा अपनी तबीयत की वजह से उन्होंने माजरत कर ली है, वरना अगर कोई ये सोचे कि उन्हें कोई आइनी अदालत बनने पर एतराज़ है या उनके अंदर कोई बड़ा इनकलाबी शख्स जो है वो जाग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि वो तो काजी फाइज़ा का फ़ीमेल वर्जन है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो इनकलाबी हो गई हैं, बस उन्होंने अपनी तबीयत की वजह से माजरत कर ली है। इसके अलावा जनाब जो ये जजेस हैं अब ये फ़िलहाल तो काम शुरू कर देंगे और इब्तदाई इत्तलात यही आ रही हैं कि पहले जो इन्हें फ़ेडरल शरीयर कोर्ट में बैठाना था उन्होंने फ़िलहाल अभी जगह खाली नहीं की, जिसके बाद अब ये तय किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही कोर्ट नंबर 1 जो है उनमें इन जजेस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो अभी इमारत बनी नहीं, अमला है नहीं, लेकिन फटाफट इन्होंने दौड़ें लगाई हुई हैं कि नोटिफिकेशन करो और बंदे जो है अपने फ़ौरन से इंस्टॉल कर दो इस सिस्टम के अंदर। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ वो लोग जो कि इस सिस्टम के लिए कोई भी परेशानी का बायस बन सकते हैं, उन लोगों को सिस्टम से रिमूव करने के लिए, इधर उधर उन्हें ख्वार करने के लिए भी तैयारी पक्की है। दुनिया न्यूज़ की आज खबर है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद के 4 जजों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र की शिक भी अभी 27वीं तरमीम में आपको पता है मंजूर हुई है। इन जजेस में लाहौर हाई कोर्ट से जिनके नाम हैं जनाब शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, फैसल जमान खान साहब, शाहिद करीम साहब, साजिद महमूद सेठी साहब, साजिद महमूद शेख साहब हैं शायद, इसी तरह से असजद जावेद खराल साहब, तारिक सलीम शेख साहब, आसिम हफीज़, अमजद रफ़ीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहील कामरान शेख, ये नाम हैं जी जो लाहौर हाई कोर्ट से बताए हैं दुनिया न्यूज़ ने कि ये लोग जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजेस का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि कौन से जजेस आंख में खटकते हैं। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, एजाज इसहाक साहब और बाबर सत्तार साहब, इनके भी ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इनमें से सिर्फ समन रिफत साहिबा हैं उनको फ़िलहाल नहीं छेड़ा जा रहा, लेकिन बाकी जो चारों जजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए कोशिश की जा सकती है। अच्छा, अब इन्होंने पहले से ही ये तरमीम डाल दी हुई है कि अगर कोई जज अपनी ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ जाता है और उसको चैलेंज करता है और उसका कोई वो वाज़ेह जवाज़ नहीं पेश कर पाता, तो फिर उसको ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा कि अच्छा भाई ठीक है आप इसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रीज़न भी ठीक नहीं दे सके तो तब भी कोई बात नहीं, अब आप जो है वो कहीं और जाके ट्रांसफ़र होकर काम शुरू कर दें, बल्कि फिर उन्हें रिटायर्ड समझा जाएगा, यानी उन्हें सिस्टम से ही आउट कर दिया जाएगा कि आपने अपनी ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो ये जो अब कहानी है बड़ी साफ़ है कि किन लोगों को टारगेट करके तरमीम की गई हैं, बाकायदा शख्सियात को नज़र में रख के तरमीम की गई हैं। अब देखना ये है कि ये जजेस जो हैं खुद ही रिटायर हो जाते हैं, इस्तीफ़े दे देते हैं, या ये जजेस जो हैं वो दूसरे सूबों में जाकर काम करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कहीं और भी जाएंगे तो अगर ये जजेस वहाँ पे मौजूद होंगे तो क्या वहाँ पर हुकूमत के लिए या सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बन सकते, वहाँ पे भी बन सकते हैं। तो इसलिए अब ये बड़ा दिलचस्प होगा इनका जो भी फैसला होगा। दूसरा ऑप्शन शायद ये है कि अगर कोई मीनवाइल वकला तहरीक स्टार्ट होने का कोई बन जाता है शाखसाना, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये जज साहिबान फिर उस काफिले का हिस्सा बने, लेकिन
देखना होगा कि अभी इसके लिए कोई सिलसिला तैयार होता है या नहीं होता। फिलहाल तो आज हमने ये ज़रूर देखा है कि कराची बार में आज काफ़ी रैली निकाली गई है वकला की तरफ से, और उन्होंने बड़ी नारेबाजी भी की है, और वो कुछ इसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाते नज़र आए हैं। लेकिन जनरली बाकी तरफ सारी तरफ अमन और आश्ती थी, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई वकला निकले हैं। अब हो सकता है कि 1-2 दिनों में चीज़ें लाइन अप हों और कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आएँ, लेकिन फ़िलहाल तक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि कोई जो है आज तक के लिए ये गौर व फिक्र जारी है। अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एक फुल कोर्ट मीटिंग थी, और बज़ाहिर इसका तासुर ये था कि शायद कोई 27वीं तरमीम के हवाले से इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इस फुल कोर्ट मीटिंग को फुल कोर्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 6 जजेस जो थे वो पहले से ही इस मीटिंग में शिरकत से पहले ही निकल गए थे। उन्होंने इसमें शिरकत करना मुनासिब ही नहीं समझा, जिनमें अगेन नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वो कौन कौन से 6 जजेस हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक साहिबा, मलिक शहजाद साहब, इरफान सादत साहब, और कुछ मज़ीद 2 जजेस जो हैं वो चले गए थे, और बाकी जो मेरे ख्याल है 5 के करीब जजेस और एक खुद चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब, तो 6 जजेस ने बैठकर जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग की है। इस फुल कोर्ट मीटिंग में एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसमें कोई 27वीं तरमीम के हवाले से जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि जो 2025 के रूल्स हैं उनको अप्रूव कर दिया गया यूनानिमसली, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक सेशन कोर्ट की तरह एक उस जो इस सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया है उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं, और अल्लाह खैर सल्ला। इसके अंदर कोई 27वीं तरमीम के हवाले से या जजेस के इस्तीफ़ों के हवाले से या जजेस की एब्सेंस जो इस इजलास में थी उसके हवाले से कोई बात नहीं तहरीर है। तो ये जी इधर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। याया अफरीदी साहब के ऐसा लगता है कि इदारे ने खुद उनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में जजेस जो हैं वो फुल कोर्ट में शरीक नहीं हो रहे, तो इसका तो मतलब यही है कि वो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते। और ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि जजेस जो हैं वो किस तरह अंदर से अब डिवाइडेड हैं। पहले भी थे, अब तो ज़ाहिर डिवीज़न सारी खुल के भी सामने आ गई है। कल की भी खबर में कहीं एक रिपोर्टर साहब की पढ़ी थी, जिन्होंने ये लिखा हुआ था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का कोई केक कटिंग सेरेमनी रखी हुई थी अपने याया अफरीदी साहब ने, लेकिन उन्होंने केक भी नहीं काटा और कहा कि आपको यहाँ पे केक काटना सूझ रहा है। यहाँ पर उन्होंने ख़ास तौर पर जो कचहरी में धमाका हुआ उसके ऊपर बात की कि 13 अफराद शहीद हो गए हैं, मुल्क के हालात क्या हो रहे हैं, और आप जो हैं वो केक काट रहे हैं। तो वो भी कुछ नाला से दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहरहाल वो शायद आगे किसी मरहले में आईनी अदालत का हिस्सा बन जाए तो उनकी भी नाराज़गी दूर हो जाए मे बी, और ये भी हो सकता है कि वो इसी अदालत में रहें। लेकिन बहरहाल अब ये जो एक कांटा आ गया है, ये कांटा एग्जिस्ट तो करेगा, अब वो कैसे निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तो अपनी जगह मौजूद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो पावर्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं रही। और दूसरी जानिब बड़ी मज़े की बात ये कि हाई कोर्ट जो हैं वो तो आईनी केसेस सुन सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईनी केस नहीं सुन सकते, उसके लिए फिर मामला जो है वो आईनी अदालत में जाएगा। तो ऐसा लगता है कि इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट से भी नीचे चले गए, अब ये सूरत हाल बन चुकी है। अच्छा जी, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हुए ज़रा बात कर लेते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब हैं, उन्होंने पहला आज कैबिनेट इजलास अपना बुलाया, उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, और बताया ये जा रहा है कि एजेंडे के ऊपर काफ़ी सारे निकात हैं, कुछ 64-65 के करीब, जिसमें जो ऑपरेशन से रिलेटेड बातें हैं उसके ऊपर भी अहम कानून साजियाँ और मुतवक्के हैं फैसले। लेकिन इससे पहले मैं समझती हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त एक चैलेंज बन चुकी हैं सुहेल आफरीदी के लिए, और इसके ऊपर उनके स्टेटमेंट्स तो आ चुके हैं। अब देखना ये कि उसके ऊपर लाहेअमल क्या देते हैं उससे कोप करने के लिए। उसकी वजह यह है कि पहले हमने देखा कि उन्होंने ये बात कही कि उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, उसके लिए उन्होंने तमाम ऑप्शंस भी अवेल करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात तो नहीं हो सकी। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब हम भी अपना जो है वो रद्द-ए-अमल भी देंगे और लाहेअमल भी बनाएंगे कि हमें फिर क्या करना है। तो अब उसके लिए भी कारकुन उनकी तरफ देख रहे हैं। 6 मरतबा वो जा चुके हैं अडयाला, लेकिन मुलाकात तो नहीं हुई। तो अब इससे आगे उन्होंने क्या करना है, या वो ऐसे ही गेड़े लगाते रहेंगे जाके अडयाला के, या उनके पास कोई इसका ऑल्टरनेट प्लान भी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने जो ऑपरेशन के हवाले से आके बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया था, और उस मौक़िफ़ के ऊपर मज़ीद बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आया था। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा कि उनकी कोशिश बड़ी ज़बरदस्त थी, जो उन्होंने एक मुतफ़िक़ा जरगा बनाया और सारा कुछ उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि आज 2 ड्रोन अटैक्स हुए हैं। इन 2 ड्रोन अटैक्स में कभी अभी अब तक हमें नहीं पता कि कोई दहशतगर्द भी मरा या नहीं,
लेकिन ये ज़रूर पता है कि जी जो कोलैटरल डैमेज हुआ है वो बहुत है। एक जगह पे एक मस्जिद जो है बाजौड़ में, उसके शहीद होने की इत्तलात हैं, जबकि दूसरी जानिब वादी तीरा में एक शादी की तकरीब जारी थी, वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है और उसके अंदर 8-9 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब इस वाले वाक़े को मैं इसलिए बड़ा सेफली रिपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि यसद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में भी उठा दिया है मामला। कौमी असम्बली का इजलास जारी था, वहाँ पर उन्होंने बड़ा एहतजाज भी किया है और उन्होंने ये बात कही कि अभी 2 दिन पहले जो जरगा मुनक़िद हुआ है उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे खैबर पख्तूनख्वा के वो मौजूद थे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उन्होंने इन चीज़ों से बाज रहने के लिए कहा है कि ये ड्रोन अटैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और फिर आप लोग हमारी आवाज़ नहीं सुनते और फिर जो है वो आप वही जो स्ट्रैटेजी अपनी उसको जारी रखते हैं। तो ये बताइए कि क्या आप खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? क्या हमारी आवाज़ कोई हैसियत नहीं रखती कि वहाँ की तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक बात कह रहे हैं और आप फिर भी अपनी रविश के ऊपर उसी तरह से कायम हैं और उसी तरह से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं? तो इससे हमें बताइए कि हम फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, हम किससे जाके बात करें? अगर हम एक तरीके से जरगा मुनक़्क़िद करके उसके ऊपर पूरा मुत्तफ़िक़ा लाहेमल देते हैं तो उसको भी कोई कंसिडर अगर नहीं करता तो उनकी बात में दम है। और फिर अगेन वही बात है कि अब ड्रोन अटैक का तो आप किसी ऊपर इल्ज़ाम क्या लगाएंगे कि जी जो तालिबान थे कोई उन्होंने ड्रोन अटैक किया था? ज़ाहिर है वो तो ड्रोन नहीं टेक्नोलॉजी रखते। तो फिर ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बाद फिर जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का मौक़िफ़ है वो स्ट्रॉन्ग नज़र आता है और फिर ऐसा लगता है कि वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बात को सुना जाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय आगे सुने धमकियाँ दी जाती हैं कि आप लोगों से पूछेगा कौन, आप लोग हैं कौन, आप जितना मर्जी बोलते रहें, आप तो उल्टा दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, आप ये हैं आप वो हैं। तो उनको जो है वो आगे से कुछ और इल्ज़ाम तराशी लगाकर खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये ऑपरेशन तो जारी है। आपने जरगा करके एक जो दिया था हल उसका, उस पर भी वो नहीं आए। तो सुहेल आफरीदी साहब के लिए दूसरा चैलेंज ये भी है कि अब उन्होंने इसके ऊपर फिर फाइनली आगे अगला स्टेप क्या लेना है, क्योंकि जो स्टेप उन्होंने लिया वो एक्सेप्ट नहीं उन्होंने किया। तो अब उससे आगे उनके पास क्या ऑप्शन है? तो ये भी सुहेल आफरीदी साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज। और तीसरा चैलेंज यकीनी तौर पर वही है जो उनको खुद भी पता है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनके पास आगे क्या ऑप्शन है, उसके लिए उन्होंने क्या लाहेमल देना है। ये भी ज़ाहिर है कारकुन उनकी तरफ उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सुहेल आफरीदी साहब को अब मेरा ख्याल है कि सोचना भी पड़ेगा और उसके ऊपर उन्हें शायद जल्द ही कोई अपने प्लान्स जो हैं वो रिवील करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर मज़ीद खामोश रहेंगे तो फिर उनके ऊपर भी उसी तरह से तनकीद शुरू हो जाएगी जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर होती थी। और ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन का मामला है उसके ऊपर तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ था कि ये ऑपरेशन रुकवाए जाएँ। बहुत से लोग बल्कि ये कह रहे थे कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशन रोकने की बात नहीं कर रही, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमें एतमाद मिले। बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि हमें एतमाद मिले, लेकिन इमरान खान जो कह रहे थे, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर साहब को वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहते थे कि आपको एतमाद मिलें, बल्कि वो ये कहते थे कि ऑपरेशन रुकवाएं, किसी भी तरह ये ऑपरेशन रुकवाएं। तो वो तो अली अमीन को ये अहकामात जारी करते थे, लेकिन यहाँ पर तो फिलहाल ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो लेट्स सी जी इसके हवाले से अभी क्या फ़ैसले होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग है तो उसके फैसले यकीनन इंपॉर्टेंट होंगे, उसके बाद जो है वो सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।